मैं अपने कमरे में लेटी हुई बेचैनी से करवटें बदल रही थी, जबकि बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था और सहन में मेरी अम्मा आटा गूंद रही थी। लेकिन ज़ोर ज़ोर से बजते दरवाजे को उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार मैं तंग आकर उठी और बाहर सहन में गई। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा दरवाज़ा खोल कर इस गंदे इंसान की धुलाई कर दो। हम कब तक आखिर यूं ही छुपे बैठे रहेंगे। मेरी इस बात पर अम्मा ने आटे से हाथ निकाल कर मेरी तरफ देखा। उनकी नज़रों से मैं शर्मिंदा हो गई। उस पर असर होता है किसी बात का। मेरा बस चले तो पुलिस तक चली जाऊं। जान खराब कर रखी है इस लड़के ने। मगर हम गरीबों की मजबूरियां, खुदा जाने क्या होगा। अम्मा गुंधा हुआ आटा उठाकर किचन की तरफ चली गई। मैं एक नज़र बंद दरवाजे की तरफ देखती अपने कमरे में आ गई। दिन में न जाने कितनी बार ये हाल होता था। वे शख्स रोज़ आता था, लेकिन हम भी दरवाज़ा नहीं खोलते थे। कई बार उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। वह तो शुक्र था कि दरवाज़ा टूटा नहीं था। बहुत तंग कर रखा था उसने हमें, लेकिन हम किसको कहें, किसी को कह भी नहीं सकते थे। हमारा कोई था ही नहीं। अम्मा और मैं ही रहते थे इस घर में। कोई और बहन भाई था ही नहीं। मैं इकलौती औलाद थी उनकी। पर सोचती हूँ काश और भाई बहन भी होते, या कम से कम भाई कोई होता तो अब्बा के बाद सहारा बनता। तो ऐसे लोगों को तंग करने की हमारी हिम्मत न होती। उस शख्स की डिमांड पूरी करना हमारे बस में नहीं था। अब मैंने अम्मा से कहा कि उस शख्स की डिमांड पूरी कर दें, मान ले उसकी बात। ऐसी जान आज़ाब कर रखी है उसने। सुकून मिल जाएगा तुम्हें भी, सब सुकून में रहेंगे। लेकिन उनका एक ही जवाब था, हर बार वह भी इनकार की सूरत में। और अम्मा को अपनी बात से हटाना ये किसी के बस की बात नहीं थी। अब तो मेरे घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया। दरवाजे से सर निकालो तो वह शख्स, कहीं जाओ तो वह शख्स। अब तो घर से निकलना ही अज़ाब लगने लगा था। सही में उसने हमारा सुकून छीन लिया था। अब ज़िंदगी एक ही घर के अंदर गुजर रही थी। और कब तक, हम आखिर कब तक यूं ही इस रोज़ के आने पर दरवाज़ा बंद करके घर में रहेंगे। इसका कोई तो हल निकालना चाहिए। अम्मा सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बड़ी सी हौक लगाई। हाँ हाँ सुन रही हूँ। सब तुम्हारे ख्याली पुलाव हैं। क्या कर भी क्या सकते हैं हम। अब वही कहीं मरे तो हमारी जान को सुकून मिले, वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा। और ये सिलसिला कब तक रहेगा मुझे मालूम नहीं, पर अब ऐसा है तो ऐसा ही सही, तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। अम्मा की बात पर मैं उदास हो गई कि अब तो उसने सीधी सीधी बात कर दी थी कि कोई चारा नहीं था। एक दिन घर का राशन लेना था जो ख़त्म हो गया था, और अम्मा ने कहा कि वे रात में ले आएंगी अंधेरे में जाकर। दिन की रोशनी में वे शख्स हमारे दरवाजे पर बैठता है। क्योंकि जितना वे गुस्से में था हम महसूस कर सकते थे, पर वे मोहल्ले की वजह से ज़्यादा शोर नहीं मचा सकता था। इसी में हमें सुकून था। रात में अंधेरा हो गया। जब अम्मा ने खिड़की से झाँक कर देखा, गली में तो रौनक लगी हुई थी। छोटे बड़े बच्चे सब गली में इधर उधर मौजूद थे। ऐसे में अम्मा को बाहर जाना बेहतर लगा कि वे शख्स मौजूद नहीं था, और रौनक में ऐसे भीड़ में वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अम्मा आसानी से राशन दुकान से ला सकती थी। अम्मा ने जाते हुए मुझे कई बार हिदायत दी कि मेरे अलावा कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, इस तरह मत करना, ये मत करना, वह मत करना। उन्हें दिलासा नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने उन्हें दिलासा दिया तो वे राशन लेने बाहर चली गई। अम्मा को गए हुए 5 मिनट ही हुए थे जब दरवाज़ा बजा और मैं उछल कर खड़ी हो गई। मेरा दिल खौफ से फड़फड़ाने लगा। तो अभी अम्मा आ नहीं सकती, इतनी जल्दी फिर कौन आ गया? उसके आने के बाद से मेरे पसीने छूटने लगे कि अभी अम्मा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? दरवाज़ा अभी तक बज रहा था और मैं कानों पर हाथ रखे बचने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैं ऐसे करने से बच जाऊंगी। लेकिन बजते हुए दरवाजे को मेरे लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो अम्मा होती थी तो उनके डर से मैं खामोश बैठ जाती थी और दरवाजे की आवाज़ सुनकर अनसुनी कर देती थी। पर अब मैं अकेली थी, अम्मा भी नहीं थी जिनकी एक घूरने से मैं दरवाजे से नज़र हटा लेती। लेकिन अब तो खोलना ही था। दिल बड़ा करके छोटे छोटे कदम मैं उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ी तो दिल खौफ से काँप रहा था कि ना जाने क्या होगा आज मेरे साथ। अगर वही शख्स हुआ तो मेरी अम्मा के हाथों मेरी मौत पक्की होने वाली थी। उनका कहना था कि दरवाज़ा खोला ही क्यों,
और मैं चाहे हज़ारों सफाई दे देती हूँ उनको, पर उनकी सुई सी बात पर अटकी रहती थी, ये मुझे मालूम था। अम्मा को अच्छी तरह जानती थी, मैं उनके नेचर से खूब वाकिफ़ थी। एक दूसरे को हम पहचान लेते थे क्योंकि हम ही साथ रहे हैं, हमारे साथ कोई तीसरा नहीं था, तो हमने एक दूसरे को अपना अपना सहारा बना लिया। खैर अब मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है, क्योंकि मुझे जानने की इच्छा भी हो रही है और खौफ भी। लेकिन दरवाज़ा खोलना तो था ही। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो अम्मा खड़ी थी, वह भी ऐसे हालात में। मेरे तो हाथ पांव फूल गए उन्हें देखकर। कुछ लोग अम्मा के साथ थे जो उन्होंने यहाँ तक लेकर आए थे। उन्होंने मेरी मदद की और अम्मा को अंदर चारपाई पर लिटाया, जबकि अम्मा की हालत देखकर मैंने रोना शुरू कर दिया कि कैसे हुई उनकी ये हालत और किसने की। अभी तो वे ठीक ठाक गई थी यहाँ से, फिर ऐसा क्या हुआ 5 मिनट में। अम्मा से मैं इस बारे में पूछने लगी, लेकिन वे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जब उनके साथ आए लोगों ने उन्हें बताया कि आपकी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ है, एक बाइक सवार के साथ टक्कर हो गई, तो हम उनको यहाँ तक लेकर आए हैं क्योंकि यह हादसा पास में ही हुआ था। आप डॉक्टर को बुलाओ और इनका इलाज कराओ, वरना बात बढ़ सकती है। उनकी बातें मेरा दिल बैठा गईं। मैंने अम्मा को देखा जिनका चेहरा तकलीफ़ और दर्द से चूर था। वे मुझे नहीं देख रही थी, वे अपनी चोटों को टटोल रही थी। कुछ नहीं हुआ, ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो डॉक्टर को बुलाने की। आप लोग का शुक्रिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरा मुरझाया चेहरा देखकर उन्होंने एक छोटी सी तसल्ली मुझे दी। उनकी बात पर वे लोग तो चले गए। मैंने अम्मा की तरफ रोते हुए देखा तो उन्होंने मुझे प्यार से डांट दिया, तुम पागल हो, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये कुछ बात नहीं थी। इससे कि आगे की बात जो मुझे अम्मा ने बताई, मैं ख्वाब से डर गई और बाकी हैरानी से उन्हें देखने लगी, यानी कि अब हम महफूज भी नहीं थे। अम्मा को कहा कि वे शख्स की बात मान ले, अब तो छोड़ दो, देख क्या हो गया है, आपका क्या हाल कर दिया है। लेकिन उन्होंने तो मुझे ही डांट दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये काम उसी शख्स ने किया है, उसी ने अम्मा को टक्कर मारी जानबूझकर। वह इतने दिनों से भूखे शेर की तरह हमारे इंतज़ार में था, तो कैसे करता। पर अम्मा मेरी बात कहाँ समझ रही थी कि आज थोड़ा नुकसान दिया था, उसने कल को कोई बड़ा नुकसान दे देना था, तो हम क्या बिगाड़ सकते थे उस शख्स का। वह तो बहुत बड़ा बदमाश आवारा था। जब भी मैं बाहर जाती मेरे पीछे आवाज़ करता, पीछा करता और रास्ता रोक देता। बहुत मुश्किलों से उसकी हरकतों को बर्दाश्त किया, कभी कभी बेइज्जती भी कर देती, पर वे शख्स था एक नंबर का आवारा लोफर। आती जाती लड़कियों को तंग करना उसका पसंदीदा काम था। बहुत दबदबा था मुझ पर, मोहल्ले वाले भी उसे निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि इस मोहल्ले में उसका अपना घर था और उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। पर यह था कि अगर मोहल्ले वाले देख लेते उसको किसी को तंग करते हुए, तो उसके घर शिकायत कर देते थे। वे अपने बाप और भाई से बहुत ज़्यादा डरता था। वह हमें तंग भी कर रहा था, लेकिन खामोशी से, और ज़्यादा शोर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मोहल्ले वाले शिकायत लेकर उसके घर चले जाते। एक बार मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, इसके बाप के पास चलते हैं और उसकी सारी हरकतें बताते हैं, और अम्मा भी मेरी बात सुनकर राज़ी हो गई। और यूं ही हम अगले दिन जा ही रहे थे कि उसके बाप के घर, जब रास्ते में उसने हमारा रास्ता रोक लिया, और जब उसने फिर अपने लोफर अंदाज में हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने गुस्से में भी सारी बात बता दी कि तुम्हारे बाप के पास जा रहे हैं तुम्हारी शिकायत लेकर, ताकि हमारी जान तो छूट सके तुम जैसे इंसान से। तुम्हारे जैसा लोफर कहीं नहीं देखा, अब तुमसे तुम्हारे बाप ही पूछेगा। मेरी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह समझ गया कि हम उसके बाप के पास इसकी शिकायत लेकर जा रहे हैं। उसने अपने आदमी बुलाए और हमें ज़बरदस्ती अपने घर भेज दिया और हम पर कड़ी नज़र रखने लगा। जब भी हम कोशिश करते उसके बाप के पास जाने की, ना जाने कैसे उसे खबर हो जाती और वह गुस्सा होकर हमें मारने तक आ जाता। फिर इस कड़ी निगरानी में हमने ये इरादा छोड़ दिया, अब तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसके बाप के घर जाएं, उसकी शिकायत लेकर, और उसकी रखी हुई डिमांड उसे भी बताएं। जब उस शख्स ने अपनी बात रखी थी हमारे सामने, तब यही हाल था। रोज़ अपने लोफर अंदाज में मुझसे पूछने आ जाता कि हम कब राज़ी हो रहे हैं,
اس کی بات کب مان رہے ہیں؟ روز روز انکار کر کے تھک گئے تھے۔ اماں نے پھر دروازہ ہی بند کر دیا تھا اور دروازہ کھولنا ہی بند کر دیا۔ آہستہ آہستہ اسی وجہ سے ہم گھر کے اندر قید ہونے لگے تھے تاکہ اس آدمی سے دور رہیں اور وہ بھی یہ بات بھول جائے اور ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دے۔ پر ہماری سوچ الٹی تھی۔ اس نے آج تو انتہا ہی کر دی اپنی بدمعاشی کی۔ اماں کا ایکسیڈنٹ کر دیا اس نے، اور اب بھی ہم چپ رہتے تو پھر اس شخص کا دل اور بڑا ہو جاتا۔ اب میں نے بھی سوچ لیا کہ کیسے بھی کر کے اس کے باپ تک جانا ہے۔ میں نے اماں کو نہیں بتایا، کوئی بہانہ کر دوں گی، پر اس وقت مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا جو کچھ ہی دوری پر ایک کونے پر تھا، اس لیے اماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی میں چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ آج اتنے دن بعد میں نے باہر کی دنیا دیکھی اور دل میں حسرت بھی جاگی جو اس شخص نے چھین لی تھی۔ آس پاس بہت دھیان سے دیکھتی آگے چل رہی تھی جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر کا کلینک پر پہنچی۔ بڑی محنت سے انہیں اپنے ساتھ لانے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اماں کو یہاں لے آؤ، اس کے پاس بہت زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے، وہ نہیں جا سکتا۔ پر میری مجبوری تھی کہ اماں چل نہیں پا رہی تھی اور میں اکیلی اسے یہاں تک نہیں لا سکتی تھی۔ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی جب راستے میں وہ شخص مجھے نظر آیا۔ میں نے فوراً چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، پر اس نے مجھے دیکھ لیا، اس لیے تو وہ میرے پاس آیا اور ہنسنے لگا کہ اپنی ماں کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈ رہی ہو، ایسا ہی ہوگا اگر میری بات نہیں مانو گی، کل تک جواب دے دینا اور اپنی ماں کو کہو کہ راستے سے ہٹ جائیں ورنہ اس بار اس سے بھی بڑا کر دوں گا۔ اس کی دھمکی بھری باتیں میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، وہ بھی اس شخص کو جانتا تھا اور اس کے رعب اور دبدبے میں وہ بھی خاموش تھا، اس لیے میں اس شخص کو بنا جواب دیے آگے چل دی۔ اماں کا چیک اپ کرنے کے بعد کچھ دوائیاں لکھ کر دے گیا، میں فوراً وہ دوائیاں لے آئی اور اماں کو کھلائی، تب جا کر اماں نے دوائی لی اور سو گئی اور میں ساری رات جاگتی ان کی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ اماں کو کیسی راضی کروں۔ اگر اس نے اور زیادہ اماں کو پریشان پہنچایا یا چوٹ پہنچائی تو اماں کی یہ تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اور ان کو تکلیف میری وجہ سے دینا مجھے منظور نہیں تھا، اس لیے ہر حال میں نے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ پر کیسے اگلے دن جب اٹھی تب ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ درد تھا، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ میں نے ناشتے کے ساتھ ان کو دوائی بھی دے دی اور ان کے سونے کا بھی انتظام کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے ان کو نیند کی دوائی بھی دی تاکہ وہ زیادہ سوئیں اور تکلیف کو محسوس نہ کریں۔ جب وہ سوئی تو میں موقع پا کر اس شخص کے باپ کے پاس ضرور جاؤں گی شکایت کرنے، بس یہی دعا تھی کہ وہ راستے میں شخص نہ مل جائے۔ خود کو مکمل طور پر چادر سے ڈھکا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ میں گھر سے باہر نکلی اور رخ اس شخص کے باپ کی طرف کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اس ڈر سے کہ وہ راستے میں نظر نہ آ جائے، اس لیے زبان پر دعائیں جاری تھی۔ جب میں اس شخص کے گھر پر پہنچی تو اس کا گھر دیکھ کر مجھے ایسا لگا، مجھے یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ سامنے اس شخص کے گھر کے باہر پولیس کھڑی تھی اور اسے دبوچے ہوئے تھی۔ وہاں اس کا باپ، بھائی اور محلے کے کچھ لوگ موجود تھے۔ مجھے جب اپنی آنکھوں پر یقین آیا کہ ہاں جو میں دیکھ رہی ہوں اب بالکل سچ ہے تو اس منظر سے دل پر ٹھنڈک پہنچی اور نظروں سے میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے آس پاس کے لوگوں سے معاملہ جانا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی غیر قانونی کام میں ہاتھ تھا جس کو پولیس کو پتہ چل گیا اور اسے پولیس گرفتار کرنے آئی تھی اور اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آئی کہ آج سکون ہوگا۔ اس کے باپ نے بھی اس شخص کی گرفتاری دے دی، آسانی سے اسے رہائی نہیں ملے گی۔ میں گھر آئی تو اماں جگی ہوئی تھی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کہاں گئی تھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کیسے اس شخص کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، اور یہ تو سن کر میں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اس نے اس رب کا شکر ادا کیا۔ اماں نے میری بھی فوراً نظر اتاری کیونکہ اس شخص کی نظر مجھ پر ہی تو تھی۔ اس کی بات تھی کہ اماں میری شادی اس شخص سے کرا دیں تو وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گا، اور اس بات پر اماں مان نہیں رہی تھی اس آوارہ شخص کو اپنی بیٹی دینے کے لیے۔ جب اس نے ہمیں تنگ کیا میں نے اماں کو سمجھایا کہ میری شادی کروا دو اس کے ساتھ، اس طرح اماں کو تو سکون مل جائے گا، پر میری ماں بھی خود غرض نہیں تھی۔ کچھ دن تو ہمارے بہت اچھے اور سکون سے گزرے۔ اماں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا بہت اچھا تھا، اماں کو بہت پسند آیا، گھر بھی اچھا تھا، صرف باپ اور بیٹا تھا، اور اماں نے رشتہ پکا کر دیا۔ انہوں نے شادی جلدی کرنے کے لیے کہا۔ اب میں بھی خوش تھی اور فوراً ہماری شادی کر دی۔ جب میری شادی ہوئی تو پتی نے فوراً ہنی مون پر جانے کا پلان بنا لیا۔ وہاں جانے سے پہلے میں اماں سے ملی، وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، پر جاتے ہوئے ابا نے میرے پتی کو ایک لفافہ پکڑاتے ہوئے کان میں کچھ کہا۔ میں بھی اپنے پتی کی طرح اپنے سسر کا ابا کہہ کر پکارتی تھی۔ اب تو
मेरी आदत बन गई थी। जब मैंने अब्बा को लिफाफा देते हुए देखा तो मैं कंफ्यूज हो गई, इसलिए फ़ौरन उनसे पूछ लिया कि इसमें क्या है। मेरे फ़ौरन पूछने पर मेरे पति ने बताया कि अब्बा ने वहाँ अपने दोस्त के होटल का पता दिया है, हम वहीं पर रहेंगे, अपने सारे इंतज़ाम वहाँ पर कर दिए हैं। उसकी बात से मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली कि चलो यह भी ठीक है कि कोई परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी, हर चीज़ पहले से ही बनी बनाई मिलेगी। वहाँ हम कुछ घंटों में ही पहुँच गए। एयरपोर्ट से निकलते हुए मेरे पति ने मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया और वही लिफाफा टैक्सी वाले को दे दिया और कहा कि तुम इस पते पर जाओ, और मुझसे कहा कि मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। उस टैक्सी वाले ने लिफाफा लेकर अपने पास रख दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने हल्का सा लिफाफा खोल कर चेक किया तो वापस रख दिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, जाने क्यों दिल घबरा रहा था कि कोई तो गड़बड़ है, कोई अनहोनी होने वाली है। मेरा पति मुझे कैसे अकेला छोड़ सकता है, वह भी किसी ड्राइवर के साथ भेज दिया, खुद भी नहीं आए। उनको कैसा कौन सा सामान लेना था, मेरा दिल घबरा रहा था। मैं बस यही चाहती थी कि वे लिफाफा उठा लूँ, क्योंकि गाड़ी वाला ड्राइवर मेरी तरफ देखे ही जा रहा था, ये मैं महसूस कर रही थी। लेकिन मुझे कैसे भी करके वहाँ से वह उठाना था और देखना था कि उसमें क्या है, इसलिए चोरी चोरी चुपके से उसकी नज़रें बचाकर वह लिफाफा उठाया और गाड़ी की सीट की आड़ में आ गई ताकि वे मेरे हाथ में लिफाफा ना देख ले। तो जब मैंने टैक्सी वाले से छुपकर लिफाफे को खोला तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि अब्बा ने तो वह पता नहीं दिया था। उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं खौफ से कांपने लगी कि वे ड्राइवर मुझे जाने कहाँ लेकर जा रहा था, क्योंकि उस लिफाफे में तो एड्रेस था ही नहीं, तो वो मुझे किस तरफ ले जा रहा था और मेरे पति ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब गाड़ी एक जगह रुकी और वे ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और मुझे कहा, मैडम बाहर आ जाओ, गाड़ी अपनी मंजिल पर आ गई है। उसके कहने पर मैंने गाड़ी की खिड़की से अपनी मंजिल देखी तो हैरान ही रह गई। वह एक सुनसान जगह थी। मुझे उस जगह से खौफ आना शुरू हो गया और उससे पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो कहने लगा कि आपको यहीं पर लाने का कहा गया था, अब आप यहाँ से निकलो, मुझे वापस भी जाना है। उसकी बात पर मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि मुझे यहाँ से वापस ले जाओ, अपने पति के पास मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे गाड़ी से खींच कर उतार दिया और मेरे हाथ से लिफाफा छूटकर ज़मीन पर गिर गया और उसमें पड़े हुए सारे पैसे ज़मीन पर बिखर गए। ये देखकर वे गुस्से से आग बबूला हो गया कि तुम मेरे पैसे चोरी कर रही थी। हालांकि मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि लिफाफे में क्या है, और उसमें पैसे थे जो अब नीचे थे। ड्राइवर सारे पैसे उठाकर वहाँ से चला गया। फिर जो शख्स सामने आया, उस शख्स को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये तो वही था, वही शख्स था जो हमारे मोहल्ले में हमें परेशान करता था, मुझसे शादी करना चाहता था। ये तो जेल चला गया था, पर उसने कहा कि मुझे देखकर हैरान हो गई हो ना, तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मैं तुम्हारे पति से तुम्हें ख़रीदा है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तुम तो इज्जत से मानी ही नहीं कि शादी करो, पर तुम और तुम्हारी माँ नहीं मानी। गिरफ्तार होते हुए तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी रचा दी। जब जेल से छूटा तो मुझे ये बात मालूम हुई, तो मैं तुम्हें तलाश करने लगा और तुम्हारा पता लगाया। फिर मैंने तुम्हारे पति से बात की और वे मेरी बात मान गया। फिर उसने कहा कि वे मेरे इस्तेमाल के बाद तुम्हें तलाक भी दे देगा। बड़ा लालची था, इसलिए तो मैं दूसरे शहर लेकर आए हैं ताकि मुझे रोकने वाला कोई ना हो। यह कहकर वो मुझे घसीट कर उस खंडर बिल्डिंग के पास ले जाने लगा, पर मैं उस वक्त खुद को बचाना चाहती थी। उसके हाथ पर जोर से काट कर उसे दूर जाने लगी और भागते भागते सड़क पर निकल आई। वह भी मेरे पीछे पीछे था। जब मैं एक गाड़ी से टकरा कर गिर गई तो बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में थी और जिस शख्स को मैंने वहाँ देखा, मुझे लगा अल्लाह ने मेरे लिए फरिश्ता भेज दिया। वो उसी शख्स का बाप था। मैंने रो रो कर अपनी सारी बात उनको बताई और उसके बेटे की सारी हकीकतें, और ये भी बताया कि मैंने उनके मोहल्ले की लड़की हूँ। तो उन्होंने इस बार उस शख्स को खुद पुलिस के हवाले कर दिया और मुझे वापस अपने शहर लेकर आ गए। वे अपने किसी काम से आए हुए थे वहाँ पर। अपने बेटे की हरकतों से तंग वह भी थे। मुझे लगा मेरे लिए अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया हो। मैं वापस अब अम्मा के साथ रहती हूँ। मेरे पति ने भी मुझे तलाक दे दी है। वैसे भी ऐसे शख्स के साथ मैं नहीं रहना चाहती। जब आप रिश्ता करें तो सोच समझ कर किया करें। अपनी बेटी के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।